हाँ भाई देखिए, हाँ ऑनलाइन वाले एक बार बेटा कमेंट करो, देखिए मैं आपको सही से विजिबल हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आवाज प्रॉपर आ रही है और अगर मैं भी दिखाई दे रहा हूँ तो एक बार कमेंट कर देंगे। हाँ भाई सौरभ जी गुड मॉर्निंग, उठ गए मेरे ख्याल, नींद उठ गई होगी मेरे ख्याल से आप लोगों की। हाँ नमस्कार, संध्या सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। सर वॉइस नहीं आ रही है बेटा, एक बार चेक करो, देखिए वापस कमेंट करो, देखिए आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है वॉइस, मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है फिर। आ रही है सर जी, चलो ओके, सभी को ऑनलाइन वालों को नमस्कार। चलो बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी अपन ने। अच्छा मैं दिखाई भी दे रहा हूँ, ठीक है सर, ऑल ओके गुड। जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं क्या भाई साहब? डॉक्टर रिया, रिया कह रही है कि सर अब आ रही है, आ जाएगी। चलो दिख रहा अच्छे था भी, ये कहाँ की भाषा है भाई? जयपुर की साइड में बोलते हैं ना, छह दिख रहा छह है। आप दिखते ही मॉर्निंग हो जाती है। चलो हाँ सभी को नमस्कार। चलो बातचीत कर लेते हैं, ऑनलाइन वाले जैसे चलते रहेंगे वैसे इनका पढ़ने में ध्यान लगता नहीं है। ये थोड़ी 2 मिनट देखने के लिए मार साहब आए कि नहीं आए, और अगर बाई चांस क्लास 5-10 मिनट लेट हो जाती है तो फटाफट फोन करने लग जाते हैं, मार साहब की क्लास नहीं है, मार साहब आए नहीं है, क्लास नहीं लगी हमारी। और आ जाते हैं 5-10 मिनट तो देखते हैं, और 1-2 मिनट मार साहब को देख के और फिर वापस ऑफलाइन हो जाते हैं, क्योंकि तब तक सोना मोना का मैसेज आता है ऊपर, सीधे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल जाते हैं। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत आप पढ़ रहे हैं तो भी ठीक ही है। चलो सर एक मेरा क्वेश्चन है, मैं थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, एक पेपर ड्यू है, यदि एग्जाम से पहले हर सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए तो एलिजिबल है क्या? अब देखो थर्ड सेमेस्टर, वो थर्ड ईयर ही क्लियर नहीं हुआ तो कहाँ से एलिजिबल होंगे? थर्ड ईयर कंप्लीट होनी चाहिए बेटा ना, जिस दिन लास्ट डेट हो ना, 19 दिसंबर तक आपकी थर्ड ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। बेक है तो आपको नई मार्कशीट मिलेगी, इसलिए आप एलिजिबल नहीं है ना। बाकी एक बार आप और कंफर्म कर लीजिएगा, मैं कल आपको और कंफर्म करके बता दूंगा अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बेक है तो, ठीक है। चल बातचीत कर लेते हैं। देखो खूब सारे स्टूडेंट पुराने होंगे और खूब सारे नहीं होंगे। ये भरतपुर वाले, भरतपुर के हो दोनों, ठीक ठाक है कि नहीं है? देखो पुराने समय के अंदर हुआ क्या करता था, अभी पुराने समय क्या अभी भी होता है, मतलब गांव के अंदर किसी के टाबर हो जाता है या किसी की शादी ब्याह होती है, तो 2-4 लुगाइयों को गीत गाने के लिए बुलाते हैं, बुलाते कि नहीं बुलाते? फिर वो 2-4 लुगाइयां आती है, ऐसे हाथ रखे फिर गीत गाना शुरू कर देती कि नहीं कर देती? तो मुझे बताओ अपन लोग गीत गाने के लिए आए कि पढ़ने के लिए आए? पढ़ने के लिए आए। अगर अपन पढ़ने के लिए आए तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ख्याल से अपन को सही से सीधे सीधे बैठ जाना चाहिए, मतलब कहने का मतलब अपन को सारा देने की जरूरत पड़ रही है क्या? और मेरे ख्याल से आप लोगों की पहली क्लास से पूरे दिन सोए रहे होंगे और सो के उठ के आए। अब मैं किसके लिए कर रहा हूँ किसके लिए नहीं कर रहा हूँ सबको बताया, किस किस कौन इस पोजीशन में बैठे थे। 2-4 चीजें थोड़ी सी अपन को ध्यान रखनी है, मतलब बैठने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि कम से कम नींद तो नहीं आ रही, मतलब कि भाई सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा मैं। चलो बातचीत कर लेते हैं, और एक दो जो भी भाई नहीं है बता देता हूँ मैं कि अपन लोग। सर फीस कम करा दो, हम भी ओपन करा देंगे बेटा, आओ तो सही तुम, आओ यहाँ पधारो तो सही, फिर देख लेंगे, मतलब फीस कम आपने जितनी 10,000 रुपए दे रखी है, 5,000 दे रखी है, मैंने क्या 5,000 चल रहा होगा ना ऊपर के अंदर भी, तो 5,000 फीस तो बेटा सीधी कम होगी आप लोगों की। और वैसे भी कम ही है, मतलब आप लोगों को जितना पढ़ाते हैं उतने जेईटी वालों को उनको ही पढ़ाते हैं, लगभग सेम ही है, उनकी 500 क्लास होती है, आपकी 500 क्लास होती है। उनकी फीस 60,000 रुपए प्लस 3,000 रुपए अपने 63,000 रुपए, और आपसे तो ले कितने गिरे? उनके भी लगभग 8-10 टीचर आते हैं, आपको भी लगभग 10-12 टीचर पढ़ाएंगे, उनसे ज्यादा टीचर पढ़ाएंगे आपको। क्लासें लगभग सेम ही लगेगी आपके भाई, जितनी क्लासें उनके लगती है 500-600 क्लास साल के अंदर, उतनी क्लासें उनके लगने वाली है। उनकी फीस है 60,000 प्लस, सर आपकी तो 20,000 ही है। तो कहने का मतलब आपकी फीस कुछ भी नहीं है, नाम मात्र है। ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा नाम मात्र है, थोड़ी सी है, ज्यादा फीस नहीं है। भाई फीस की टेंशन लेनी नहीं है, कल को डब्ल्यू बन जाओगे आराम से, क्या 5 दिन की सैलरी है आपके। तो कहने का मतलब पहले अगर अपन को अच्छी फसल लेनी है तो मेरे ख्याल से बीज अच्छी क्वालिटी के डालने पड़ेंगे, सही बात है कि नहीं है? तो अगर आप लाखों में कमाओगे तो भी हजारों में डाल दोगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क आपके पड़ने वाला नहीं है। सर सिलेबस स्पीड बेटा करा देंगे, टेंशन मन लो ना। आपके जो एयू का पेपर आएगा उससे पहले पहले करा देंगे, सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, है ना। स्पीड से करवाएंगे, भी क्या नए नए टाबर आ रहे हैं, अभी स्पीड से अगर चलेंगे, ठीक है कि हाईवे पर चढ़े, हाईवे पर चढ़ते सबसे पहले स्पीड ही पकड़ ली तो पता ही नहीं चलेगा, बीच में अगर मंजिल से पहुंचने से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, मतलब है ना। तो कहने वाले स्पीड पकड़ लेंगे, टेंशन मन लो, क्योंकि भी सोमवार तक अपना बेच बनने वाला है, सोमवार तक अपना ये वाला रूम है ना, इसमें बैठेंगे अपन लोग सोमवार को ना, कि सोमवार तक कम से कम लगभग 150 के आसपास ऑफलाइन स्टूडेंट हो जाएंगे अपने पास, 100-150 के आसपास। तो इसलिए वो 2-3 जनों का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कल इन भरतपुर वाले भाई साहब का इंतजार कर रहे थे, आज बूंदी वाले भाई साहब का अपन इंतजार कर रहे थे, कल 2-3 है वो अपने उदयपुर से नागौर साइड से भी आने वाले हैं तो उनका इंतजार कर रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो अपन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, मतलब
और आपका भी थोड़ा बहुत मन लगना चाहिए कोचिंग के अंदर। आते पढ़ाने लग जाएंगे तो बोर होने लग जाएगा, क्या ही मास्टर आए रात पढ़ाने लगे। तो स्पीड बनते बनते बनती है, मतलब गाड़ी की 20 की स्पीड से 30 बनेगी, 50 60, ये थोड़ी है 20 से सीधी 100 की स्पीड जाती है। तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेंगे, फिर आप लोग ये कहोगे सर मार साहब को ज्यादा खाते पढ़ा रहे हो, थोड़ी सी स्पीड कम कर लो। तो स्पीड बनते बनते बन जाएगी, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से करवा देंगे टेस्ट। मान लो टेस्ट का टाइम टेबल बेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। आपको ऐप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका अनाउंसमेंट वाला सेक्शन है उसके अंदर रोज मैसेज आते हैं, और वो केवल आपके पढ़ने के लिए डाल रखे, वो हमें ऐप में जो मैसेज डालते हैं उसका शौक नहीं है हमें, वो आप लोगों के लिए आते हैं ना। वहां पे आपके टेस्ट का टाइम टेबल वगैरह, आपको किससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आ रही, सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी, मतलब ना क्लास में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल अपने क्या चल रहा है दिखाओ, देखिए एक बार। अच्छा, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि पोषक तत्व कितने होते हैं, और उधर दिखाओ देख क्या क्या लिखवा दिया था उस साइड में। अच्छा, डेफिनेशंस पढ़ रहे थे मतलब, है ना। ये डेफिनेशंस अपन बातचीत कर ली, और पोषक तत्वों के बारे में बातचीत कर ली थी। पोषक तत्व कितने होते हैं बताओ, कितने होते हैं पोषक तत्व? है 90 प्लस होते हैं। आवश्यक कितने होते हैं? 17 होते हैं। कार्यात्मक कितने होते हैं? 21 होते हैं। लाभदायक कितने होते हैं? 4 होते हैं। कल की क्लास में मैंने पूछा, कल आपको नहीं आ रहे थे लेकिन आज की क्लास में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो धीरे धीरे ये कह सकते हैं अपन, अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ा भी लेंगे, और धीरे धीरे आप सीखने भी लग जाएंगे, मतलब क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है आपकी क्लास को देख के कि आपका बेसिक को बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। अपन 0 लेवल से चलेंगे, मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि आपको सोइल का एस भी नहीं आता, मर्दा का मैं भी नहीं आता है आप लोगों को, है ना। तो कल की क्लास के अंदर अपन ने मर्दा की परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? परिभाषा पढ़ी थी। आज अपन बात कर लेते, जो नए स्टूडेंट आए या ऑनलाइन में नए जुड़े हैं उनको बता दूं, मैं सोशल साइंस पढ़ा रहा था, और लगभग आपको 4-5 लाइनें लिखाई। मैंने को बहुत कुछ नहीं पढ़ाया, केवल 4-5 लाइन ही पढ़ाई है। 4-5 लाइन के अंदर कौन से वैज्ञानिक ने मर्दा को किस तरीके से परिभाषित करा था, इस तरीके से अपन ने देख लिया था। आज अपन क्या करेंगे, मर्दा की एक एवरेज परिभाषा देखेंगे। जिसे नॉर्मली आपको बोला जाए कि मर्दा क्या होती है, इसके बारे में बताइए, तो उसकी औसतन परिभाषा देख लेते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आपको ये कहा था, मैंने कहा मैं एक भी शब्द आपको पढ़ा रहा हूं या मैं आपको लिखा रहा हूं, इसका मतलब वो एग्जाम में आ सकता है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फालतू की चीजें अपन पढ़ेंगे ही नहीं। इसका मतलब परिभाषा पढ़ा रहा हूं तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या बनेंगे भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने बातचीत करी थी कि मर्दा का निर्माण है प्राकृतिक रूप से होता है कि कृत्रिम रूप से होता है? प्राकृतिक रूप से। इसलिए मर्दा एक कौन सा पिंड हो जाएगा? प्राकृतिक पिंड हो जाएगा। कौन सा पिंड हो जाएगा भाई? प्राकृतिक पिंड है। सोइल है वो एक नेचुरल बॉडी है। सेकंड, अगर इसके बारे में अगर नेक्स्ट अगर अपन बातचीत करें, तो कोई भी पदार्थ होती है इसकी विमाएं देखते हैं अपन। क्या देखते हैं? विमाएं देखते हैं। जैसे मैं आपके सामने ये जो भी लिख रहा हूं, ये 2D के अंदर लिख रहा हूं, इसकी 2 विमाएं। कितनी विमाएं? देखो, इसकी आपको चौड़ाई दिखाई दे रही है, लिखा है इसकी, और इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है, लेकिन इस शब्द की मोटाई दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही। इसको कहते हैं द्विविमीय। क्या कहते हैं? द्विविमीय कहते हैं। अगर इसकी अगर मोटाई भी होती तो उसको अपन त्रिविमीय कह देते। क्या कह देते? त्रिविमीय। जैसे जिसको अपन 3D कहते हैं। क्या कहते हैं? कई बार अपन देखते हैं ना 3D के अंदर मूवी देखते हैं, सिनेमा वगैरह में कई बार गए होंगे, वो नॉर्मल और 2D के अंदर चल रहा है, अगर वो चश्मा लगा लें 3D का मतलब आपको ये जो अपने पास जो टीवी चल रहा है सामने स्क्रीन है, इसकी ऊंचाई भी दिखेगी, चौड़ाई भी दिखेगी, साथ साथ लंबाई भी दिखेगी। अगर कोई 2-4 दिन बातें करे तो उनको वास्तव में लगेगा एक जन यहाँ पे खड़ा है, एक जन वहां पे खड़ा है, जबकि इस स्क्रीन के अंदर अच्छे कहीं भी खड़े हो अपन को एक ही जगह दिखेंगे। उसको कहते हैं 3D। से रूम की बात करें, रूम की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, साथ साथ क्या है? ऊंचाई भी। कितनी विमाएं होगी? 3। इसका मतलब 3D के अंदर है। किसमें? 3D में। मार्कर की ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है, और इसकी थोड़ी बहुत क्या है? लंबाई भी है। तो इसकी भी कितनी विमाएं होगी? 3 विमाएं होगी। तो इस तरीके से अपने मर्दा को देखना है कि मर्दा की कितनी विमाएं होती है। अगर दोस्तों मर्दा की विमाएं की बात करें, इससे पहले अपन खेत की बात कर लेते हैं। खेत की कितनी विमाएं होती है? तो खेत है उसकी 2 विमाएं होती है कि 3 विमाएं होती है? आपके 3 विमाएं होती है। देख लेते हैं। जब भी अगर अपन को कोई खेत खरीदना हो, नॉर्मली अगर अपन बात करें, अगर अपने पास कोई खेत है, अगर वो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा हो, कितना हो भाई? 100 मीटर लंबा हो और 100 मीटर चौड़ा हो, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। इसको कहते हैं अपन 1 हेक्टेयर। क्या कहते हैं? 1 हेक्टेयर के नाम जानते हैं। इसका मतलब जब भी अपन को जमीन खरीदनी हो या जमीन बेचनी हो, तो अपन खेत की लंबाई चौड़ाई देखते हैं, या लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उस खेत की गहराई भी देखते हैं। केवल लंबाई चौड़ाई देखते हैं, गहराई देखते हैं? केवल लंबाई और चौड़ाई। जब भी खेत की बात करते हैं, खेत की चौड़ाई अपन कभी नहीं देखते। ये नहीं है बाजार में जा रहे हैं प्लॉट खरीदने, तो प्लॉट खरीदना है तो अपने पास ये एक प्लॉट है जिसकी लंबाई चौड़ाई सेम है, इतना ही प्लॉट है, वो यहाँ से 200-300 मीटर दूर है। लेकिन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 2 मीटर गड्ढा खोदते बाटे आगे, और उधर वाले प्लॉट के अंदर 200 मीटर गड्ढा खोदा तब जाके बाटे आए। इसका मतलब मर्दा गहराई इस वाले प्लॉट में ज्यादा है कि 200 मीटर वाले में ज्यादा है? 200 मीटर वाले। तो ऐसा होता है कि भाई इसके 10 लाख रुपए कम लगेंगे और उसके 10 लाख रुपए ज्यादा लगेंगे, होता है क्या?
नहीं होता। उदयपुर की बात करें, उदयपुर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर अगर यहाँ पे आधे एक मीटर भी जमीन खोद लेते हैं, आधे मीटर 1 मीटर, तो यहाँ पे पहाड़ आने लग जाते हैं, बाटे आने लग जाते हैं। जबकि जैसलमेर के अंदर 10, 20, 30, 40, 50, 100 मीटर तक भी गड्ढे खोद देते हैं तो पत्थर है वो अपन को देखने को नहीं मिलते। इसका ये थोड़ी है जैसलमेर की मर्दास की गहराई ज्यादा है, इसलिए वहां पे जैसलमेर के अंदर जो खेत है अगर वो 10 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है तो इसको अपन 1 हेक्टेयर कह देंगे। जबकि उदयपुर में 1 हेक्टेयर करने के लिए 100 मीटर लंबा होना चाहिए, 100 मीटर चौड़ा होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका 1 हेक्टेयर 100 मीटर लंबा और चौड़ा खेत है, तो चाहे आप उदयपुर में रहो, चाहे आप जैसलमेर में रहो, या किसी पहाड़ के ऊपर भी अपन को देखना है तो खेत कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए? 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा होना चाहिए। कहने का जब भी अपन खेत की बात करते हैं, खेत को बीघा, हेक्टेयर या एकड़ के अंदर मापते हैं, तब केवल और केवल अपन क्या देखते हैं? लंबाई और चौड़ाई। गहराई की कभी भी अपन बातचीत है वो नहीं करते हैं। इसका मतलब आपको याद रखना है कि खेत है ये 2D होता है कि 3D या 3D होता है। तो याद रखना है खेत की 2 विमाएं होती है। कितनी विमाएं होती है? 2 विमाएं। 2 का मतलब हो जाएगा 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल। हिंदी के अंदर कहा जाएगा द्विविमीय। कितनी विमीय हो जाएगा? खेत की क्या लंबाई और चौड़ाई दिखते हैं। लेकिन जब भी अपन मृदा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मृदा की बात करते हैं, तो मृदा की साथ साथ गहराई की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गहराई की। मिट्टी में 5 सेंटीमीटर पानी दिया, मिट्टी में जड़े हैं ये 20 सेंटीमीटर तक गई, मिट्टी के अंदर बीज डाले हैं ये 10 सेंटीमीटर गहराई पे, 5 सेंटीमीटर गहराई पे डाले हैं। मिट्टी के अंदर ये कह सकते हैं मिट्टी गहराई है वो 2 मीटर है, आधे मीटर है। तो जब भी मृदा की बात करते हैं साथ साथ गहराई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गहराई की बात करते हैं। कहने का मतलब मृदा की लंबाई भी होती है, चौड़ाई तो है ये, साथ साथ जब भी मृदा की बात करेंगे किसकी बात करेंगे? गहराई की बात हमेशा करेंगे। जबकि खेत की बात करते हैं तब अपन मिट्टी की गहराई की बात नहीं करते हैं। इसका मतलब मृदा कितनी विमाएं होती है? 3 विमाएं होती है। मतलब मृदा 3 डायमेंशनल होती है। मृदा त्रिविमीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? त्रिविमीय हो जाएगी। उसके बाद 2 बन गए। पहला ऑप्शन मृदा होती है प्राकृतिक पिंड, कृत्रिम पिंड, दोनों ही नहीं। तो कौन सा पिंड हो जाएगा? प्राकृतिक पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मृदा होती है 1D, 2D, 3D, 4D। कैसे हो जाएगी? 3D। समझ में आगे? बाकी अपन जब एक पेडोन आगे पढ़ेंगे तो मृदा के बारे में 3D होती है, इसके बारे में और अपन अच्छे से जानकारी ले लेंगे। फिलहाल अपन को याद रखना है मृदा की लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। इसका मतलब मृदा की 3 विमाएं होती है, इसलिए इसको क्या कह दिया? 3D कह दिया। क्या कह दिया भाई? 3D कह दिया। आगे बात करें कि मृदा के अंदर किस किस से मिलकर बनी होती है। मृदा में जो कण पाए जाते हैं कौन कौन से कण होते हैं? तो देखो नॉर्मली अपन बात करें तो कल की क्लास के अंदर अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि मृदा का निर्माण पहाड़ों के टूटने से होता है। किसके टूटने से होता है? पहाड़ों के। ये बड़े बड़े पहाड़ वो टूटते हैं तो बड़े बड़े क्या बन जाते हैं? बाठे बन जाए। बाठे बनेंगे कि पत्थर बनेंगे? बाठे बन जाएंगे। और ये जब बाठे टूट जाएंगे और इन बाठों का आकार कितने mm से कम हो जाएगा? बताओ देखिए कितने mm से कम हो जाएगा? 2 mm से अगर कम हो जाएगा तो इसको अपन क्या कह देंगे? मृदा कह देंगे। क्या कह देंगे? मृदा कह देंगे। इसका मतलब मृदा का निर्माण पहाड़ों के टूटने से होता है और पहाड़ों में पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो बताओ मृदा में भी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? और मिट्टी के अंदर 2 mm से कम आकार के जो पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं उन पत्थर के टुकड़ों को अपन कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं भाई? खनिज। याद रह जाएगा क्या? खनिज का नाम लेते आपको छोटे छोटे मिये चिन्ने चिन्ने बाटे दिखने चाहिए। क्या दिखने चाहिए? बाटे दिखने चाहिए। बाहर जाके मिट्टी को हाथ में लिया उसमें बहुत सारे कण उपस्थित है, मतलब वो एक कण एक खनिज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? खनिज कहलाएगा। कहने का खनिज मतलब पत्थर के छोटे टुकड़े को किसके नाम जानते हैं? खनिज के नाम से। याद रह जाएगा क्या? ये थीम बननी चाहिए। आगे बार बार मैं शब्द उपयोग करूंगा खनिज। खनिज का नाम लेते आपको बाटे दिखने चाहिए। क्या दिखने चाहिए? बाटे। खनिज मतलब पत्थर के छोटे टुकड़ों को किसके नाम से जानते हैं अपन? खनिज के नाम से, जिसके अंदर एक मिनरल्स के नाम जानते हैं। तो मिट्टी के अंदर एक तो खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज। खनिज मतलब पत्थर के छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें कोई भी पेड़ पौधा है, कोई भी जीव जंतु है या मिट्टी में रहने वाला कोई भी हाबुड़िया है, मतलब कोई भी सूक्ष्म जीव है। यह सूक्ष्म जीव जिंदा है तब तक तो इधर उधर भाग रहा है, मर जाएगा तब किस में मिल जाएगा? मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं ये अपने पास कोई पौधा है, ये खड़ा है तब तो ठीक है, इसकी पत्ती गिरेगी किस में मिलेगी? मिट्टी के अंदर मिलेगी। ठीक है, पौधा खत्म हो जाएगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, सूख जाएगा, किसके अंदर मिलेगा? मिट्टी के अंदर। आज अपन जिंदा तब तो इधर उधर भाग रहे हैं, कभी घर पे जा रहे हैं, कभी रूम पे जा रहे हैं, कभी कोचिंग आ रहे हैं, कभी फतेह सागर घूमने जा रहे हैं, कभी ये कह सकते हैं उदयपुर में घूमने के लिए जा रहे हैं। जिस दिन खत्म हो जाएंगे अपन लोग किसके अंदर मिल जाएंगे? मृदा के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग मान्यता है। अगर हिंदू धर्म से है तो जैसे ही मर जाएंगे, मरते अपने पास कितने आदमी आएंगे? 4 आदमी कंधे पे उठाएंगे और क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। और ऐसे करते करते अपने को खा ले जाएंगे
मुसाणों में ले जाएंगे, कहा ले जाएंगे, मसाणों में ले जाएंगे। और घर वाले रोते रोते अपनी आग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आग। जैसे आग लगा देंगे, घंटे 2 घंटे में अपन लोग क्या बन जाएंगे, अरे क्या बन जाएंगे, राख। लोकल भाषा में तो बानी बन जाएगी अपनी, क्या बन जाएगी, बानी। जैसे बानी बनेगी, हवा चलेगी, कान का कण इधर, नाक का कण इधर, टांगड़े का कण इधर, उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा। और जो अपनी बानी बन जाएगी, राख बन जाएगी। राख के कण बताओ मिट्टी के अंदर पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे। तो राख के कण अपनी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, किसे मिल जाएंगे, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। इसका मतलब अपने भी कण पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे। अगर जला देंगे तो राख के रूप में पाए जाएंगे। कुछ धर्मों के अंदर आदमी को जलाया नहीं जाता, उसको क्या कर दिया जाता है, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है। जैसे उसको ले जाके आदमी को किसके अंदर गाड़ देंगे, मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे। दोस्तों मिट्टी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आबूड़े पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, आबूड़े पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जिस आदमी को मिट्टी के अंदर गाड़ा जाता है, जिससे गाड़ने की मिट्टी में बहुत सारे आबूड़े, तो इस आबूड़े को पता लगेगा यार क्या आ गया, ये आबूड़े बटके बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, बटके बढ़ते हैं। इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, ये इधर उधर क्या करते हैं, बटके बढ़ते हैं, मतलब अपने बटके भर के, और ये जिंदा रहते हैं, क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। कहने हम खुद का खाना है, खुद नहीं बनाते। अपन जिंदा है, पेड़ पौधे जिंदा है, तब ये बटके बढ़ते हैं। तो इनके बटके बढ़ने के कारण अपने अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे, क्या उत्पन्न हो जाएंगे, रोग उत्पन्न। लेकिन इस आदमी को गाड़ दिया तो गाड़ा, जिस इसने भटका भरा, तो इनको तो मजा आ जाएगा, क्या जाएगा, मजा आ जाएगा कि भाई साहब भंडारा आ गया, क्या आ गया, भंडारा आ गया, भंडारा आ गया। तो देखो अपन मनुष्य जीवन है ना, ये तो मोह माया के जाल में फंस गया। किसमें फंस गया, मोह माया के, लालची हो गए अपन लोग, क्या हो गए, लालची। ओ थारो यार, ओ मारो यार, ये मम्मी ने मिठाई मेरे लिए भेजी तो मैं खाऊंगा, मैं तेरे को नहीं खिलाऊंगा, ये खाना मैंने बनाया तो मैं खाऊंगा, आपको नहीं खिलाऊंगा। अपन तो मोह माया के जाल में फंस गए। या बूढ़े के किसी प्रकार की मोह माया नहीं है, ये मोह माया के जाल से फ्री है, स्वतंत्र है। अब इसको पता लगा कि भंडारा अकेला, अगर मोह माया के जाल में होता तो आराम से इसको छुपा देता और अकेला भटके भर भर के महीने 2 महीने 3 महीने खाता रहता। लेकिन मोह माया के जाल में फंसे होते हैं क्या सूक्ष्म जीव, नहीं होते। ये सूक्ष्म जीव जैसे आदमी के भटका भरेगा, पता लगेगा भंडारा आ गया, तो ये मिट्टी में अपनी भाषा के अंदर आवाज लगाता है, आ जाओ भाइयों जीम लो, भंडारा आ गया, आ जाओ भाइयों जीम लो, भंडारा आ गया। तो मिट्टी में चारों तरफ से दौड़े दौड़े भागे भागे कौन आ जाएंगे, हाँ बूढ़े आ जाएंगे, क्या जाएंगे, हाँ बूढ़े आ जाएंगे। हाँ बूढ़े आके भटके भर के इसको क्या करने लग जाएंगे, खाने लग जाएंगे। हाँ बूढ़े भटके भरेंगे, अच्छा लगेगा तो खा लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो क्या कर देते हैं, ये फेंक देता है। जैसे वो शादी के अंदर जीवने के लिए जाते हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, आपके कह सकते हैं, इसके अलावा आपके जो भी आइटम्स है, पनीर की सब्जी, पराठे वगैरह, जितनी मिठाइयां होती है सारी सारी बनी थी, सारी सारी प्लेट में डाल ले, अच्छा लगा वो खा लिया, नहीं अच्छा लगा जाते से डस्टबिन में डाल दिया। किसमें डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया। तो ये बूढ़े भी ऐसे ही करते हैं, इनको जो अच्छा लगता है ना वो तो ये खा लेते हैं, और जो अच्छा नहीं लगता उसको क्या कर देते हैं, ये फेंक देते हैं। अब ये बूढ़े मिये होते हैं, चिन्ने चिन्ने होते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं कि अपने को ये नहीं दिखाई देते, तो बिल्कुल छोटे छोटे कणों के रूप में क्या कर देते हैं, इसको बदल देते हैं। और इनके खाने को अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। ये इस आदमी में से कौन से सामान को खाएंगे, कौन से पदार्थ को खाएंगे, किसको नहीं खाएंगे, ये आगे अपन कार्बनिक पदार्थ पढ़ेंगे, खाद्य पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अपने इतने यार रखने कि इसके अंदर जो रसगुल्ले है, गुलाब जामुन, उसको खा लेगा, और चावल है, दाल रोटी, इसको क्या कर देते हैं, ये फेंक देते हैं। कि भंडारा आ गया, अच्छा लगेगा खा लेगा, नहीं अच्छा लगेगा फेंक देगा। फेंक दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि नहीं कर दिए, और इसको कहते हैं अपघटित खाद। क्या कहते हैं, अपघटित खाद। तो ये छोटे छोटे टुकड़े बताओ मिट्टी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। इसी प्रकार कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, अगर बाहर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है तो ये हाबुड़े उसको खा जाएंगे और छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। क्या कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। ये धौलपुर वाले भाई साहब, इनका हाथ काट दिया जाए, 2-4 दिन यहाँ पड़ा रहेगा, 2-4 दिन बाद में कहीं ना कहीं ले जाकर डस्टबिन में डाल देंगे, डस्टबिन से कहीं ना कहीं ले जाके इसको अपन कहीं ना कहीं फेंक देंगे, मिट्टी मिल जाए, मिट्टी में हाबुड़े आएंगे, खाएंगे, क्या कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अच्छा, वो पेड़ पौधे का अवशेष हो तो ये करते हैं जीव जंतु का अवशेष हो, जब इनको मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है तो मिट्टी में डालने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर सूक्ष्म जीवों द्वारा बदल दिया जाता है। तो बताओ मिट्टी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। अब देखो, कोई भी जीव जंतु और पेड़ पौधे का अवशेष है, इसको जब तक अपन मिट्टी में नहीं डालते तब तक तो इसको कहते हैं खाद। क्या कहते हैं, जैसे पोटों की खाद होगी, इसको FIM कहते हैं, हरी खाद होगी, पत्तियों की खाद होगी, हड्डियों की खाद होगी, भेड़ बकरी की खाद होगी, केंचुए की खाद होगी। इन खाद को अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन किसी भी जीव जंतु और पेड़ पौधे का अवशेष मतलब खाद को मिट्टी में डाल दिया जाता है। किसमें डाल दिया जाता है, मिट्टी में डाल देंगे तो उसी को अपन लोग क्या कह देंगे, कार्बनिक पदार्थ कह देंगे। क्या देंगे, कार्बनिक पदार्थ। जीव जंतु का अवशेष है, बाहर है, तब तक तो क्या कह रहे हैं, इसको अपन खाद कह रहे हैं। जैसे खाद को मिट्टी में डाल देंगे, इसका नाम क्या पड़ जाएगा,
कार्बनिक, केवल जगह का फर्क है, बाकी पदार्थ वही है। मान लेते हैं क्लास में किसी का नाम मुकेश है, क्या नाम है? मुकेश है। कोचिंग में तब तो मुकेश, मुकेश जी, जैसे रूम पे गया, रूम पे जाते ही मुकेश या मारी मुक्की, मुक्या नाम चेंज हो जाता कि नहीं होता? तो कोचिंग में आते तो मुकेश, और घर पे जाते मुक्या, मुकेश या मारी मुक्की, बन जाता कि नहीं बन जाता? तो केवल जगह का फर्क है, आदमी तो वही है ना। कोचिंग में है तब तो मुकेश, और घर पे जाते मुकेश या बन जाता नहीं बन जाता? तो कहने यहाँ पे भी केवल जगह का फर्क है। कोई भी जीव जंतु और पेड़ पौधे का अवशेष, अवशेष जानते कि नहीं जानते? ये बाल है, इनको उठा देंगे तो ये मनुष्य का अवशेष हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कह सकते हैं जीव जंतुओं का गोबर है, वो क्या हो जाएगा? जीव जंतुओं का अवशेष हो जाएगा। पेड़ पौधों की पत्तियां हैं तो पेड़ पौधे की अवशेष हो जाएगा। अवशेष का मतलब उनके शरीर का भाग, पेड़ पौधे का भाग है तो वो पेड़ पौधे का अवशेष, और जीव जंतुओं का है तो जीव जंतुओं का अवशेष। तो ये कहते हैं पेड़ पौधे जीव जंतुओं का अवशेष जब तक मिट्टी में नहीं डालते तब तक क्या कहते हैं? खाद। और मिट्टी में डालते इसको क्या कह देंगे? कार्बनिक पदार्थ। क्या कह देंगे? तो अपन भी एक दिन मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मतलब अपन भी एक दिन क्या बन जाएंगे? कार्बनिक पदार्थ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कार्बनिक पदार्थ बन जाएंगे। तो मिट्टी में खाद के कण पाए जाते हैं। जब भी कार्बनिक पदार्थ का मैं नाम लूं तो आपको पोटे दिखाई देने चाहिए, मतलब खाद दिखनी चाहिए। क्या दिखनी चाहिए? कार्बनिक खाद। कोई अपन मिट्टी के अंदर किसके नाम जानते हैं? कार्बनिक पदार्थ के नाम से। इस शब्द का अपन लोग बार बार उपयोग करेंगे। क्या करेंगे अपन लोग? बार बार उपयोग करेंगे। तो ये कह सकते हैं मिट्टी के अंदर एक तो पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं, पत्थर के टुकड़ों को अपन क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और एक खाद के कण पाए जाते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। या तो बाठे पाए जाएंगे या फिर खाद के कण पाए जाएंगे। तो मिट्टी के अंदर दो ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। मिट्टी दो प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है। एक तो किससे मिलकर बनी होती है? खनिज से। और एक किससे मिलकर बनी होती है? कार्बनिक पदार्थ से। अब ये कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, खनिज क्या होता है, मुझे बताओ। आप लोग जान गए कि नहीं जान गए? आगे जब भी मैं नाम लूंगा खनिज तो आपको दिमाग के अंदर किसकी फोटो दिखेगी? बाठों की दिखेगी, पत्थर दिखेंगे। कार्बनिक पदार्थ का नाम लेते आपको क्या दिखेगी? खाद दिखेगी। क्या दिखनी चाहिए? खाद। ये बार बार अपन उपयोग करेंगे, दोनों के बारे में पढ़ लेंगे तो अपना लगभग 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इनके बारे में बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाना चाहिए क्या है। आगे बात करें कि मृदा के क्या क्या कार्य हैं। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, मिट्टी से सड़कें बनाई जाती है, मिट्टी से मकान बनाए जाते हैं। ये कार्य अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। अपन पढ़ रहे हैं मृदा है, ये फसल उत्पादन के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? अगर मिट्टी का उपयोग फसल उत्पादन के लिए नहीं होता तो आज अपन बताओ एग्रीकल्चर मृदा पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मृदा है ये पौधे के लिए क्या क्या काम करती है, इसके बारे में बातचीत करें। अगर दोस्तों मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं तो बताओ गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? क्या सीधा खड़ा रहेगा क्या? लेकिन इस मार्कर को अगर मैं कहीं से भी सहारा प्रदान कर दूं तो क्या रहेगा ये? अरे सीधा खड़ा। सीधा खड़ा रखने के लिए क्या चाहिए? सहारा चाहिए। क्या चाहिए? ये मार्कर अगर सीधा खड़ा रह रहा है इसका मतलब इसको किसी ने सहारा प्रदान कर रखा है। अगर सहारा प्रदान नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब अपने पेड़ पौधे देखे कि नहीं देखे आपने जीवन में कभी पेड़ पौधे? अरे देखे कि नहीं देखे? तो पेड़ पौधे सीधे खड़े रहते हैं। क्या रहते हैं? बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, फिर भी सीधे खड़े रहते हैं। अब बताओ इसका मतलब पौधे भी सीधे खड़े हैं, इसका मतलब पौधों को भी किसी न किसी ने सहारा प्रदान कर रखा कि नहीं कर रखा? और बताओ पौधों को सहारा प्रदान करने का काम कौन करता है? मृदा करती है, मिट्टी करती है। कौन करती है? मृदा या मिट्टी करती है। अगर वही जड़ों के पास से अगर मिट्टी को हटा देंगे तो पौधा गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? इसका मतलब और जो जड़ों को जो सहारा प्रदान कर रहा है वो आंखों से दिखाई देता है कि नहीं देता? दिखाई दे रहा है। और जो दिखाई देता है उसको कहते हैं यांत्रिक। क्या कहते हैं? यांत्रिक। और जिसको देख क्या छू के पता नहीं लगाया जा सकता उसको कहते हैं रासायनिक। क्या कहते हैं? इसका मतलब सहारा प्रदान कर रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब मृदा है पौधों को क्या प्रदान करता है? यांत्रिक सहारा। क्या प्रदान करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसके साथ ही सेकंड अगर अपन बात करें नेक्स्ट आगे के बारे में तो ये कह सकते हैं अपन लोगों को प्यास लगती है तो सीधे अपन नल के पास जाते हैं, बोतल भरते हैं, गिलास भरते हैं, पी लेते कि नहीं पी लेते? इसी प्रकार क्योंकि अपन जिंदा है, अपने अंदर श्वसन हो रहा है, तो बताओ पौधे भी जिंदा है कि नहीं है? वो भी अपनी तरह मतलब जीवित है कि नहीं है? वो भी अपनी तरह जिंदा है। तो उनको पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पौधों को भी प्यास लगती कि नहीं लगती? तो पौधों को प्यास लगती है। तो पौधों को क्या दिन के समय तो शर्म आती है इधर चलते समय, जैसे रात होती है और पौधों को प्यास लगती है तो सीधे सीधे दौड़े 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 अपने रूम की तरफ आ जाते हैं। और रूम की तरफ आके क्या करते हैं? नो करते हैं, टिक टिक टिक। और जैसे नो करते हैं अपन लोग गेट खोलते हैं, भाई कौन आया, कौन नो कर रहा है गेट को। बाहर जाके देखते हैं तो पौधा खड़ा मिलता है। क्या मिलता है भाई? पौधा खड़ा मिलता है। फिर अपन पूछते हैं हाँ भाई क्या चाहिए? अब बेचारे पौधों को तो पता तो होता नहीं, आवाज आती नहीं है, तो पत्तियां लाते हैं करते हैं वो, तो अपन समझते वो ऐसे करता है, पत्तियां लाके तो अपन पत्तियां देखते हैं भाई क्या चाहिए? भाई पेक चाहिए रात को,
कि नहीं पेगे नहीं चाहिए, फिर वो पौधा ऐसा करता है ऊ, तो उन्हें कहते पानी चाहिए, तो पत्तियां होती है ऊ करती है पत्तियां, तो जैसे अपन एक गिलास से पानी पिलाते हैं, पौधा वापस खेत में चल जाता कि नहीं चल जाता? अरे जाता कि नहीं जाता? अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता? इसका मतलब अपने को प्यास लगती है तो पौधों को भी प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी? इसका अपन तो नल के पास जा रहे तो पौधों को पानी कौन देगा? अरे कौन देगा? पौधों के पास कहां से आएगा पानी? मृदा देगी, मिट्टी के अंदर पानी, मिट्टी कहेगी मेरा पानी क्या है, तू पी ले, तू अपने अंदर क्या कर ले, अवशोषित कर ले। इसका मतलब ये कह सकते हैं पौधों को जल प्रदान करने का काम भी कौन करता है? अपन लोग मतलब अपन लोग तो क्या ही करते हैं, अपन लोग अपनी तो इतनी हिम्मत नहीं है, अपन तो मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी है वो किसको देती है? पौधों को देती है। अगली बात करें, अपन जीवित है, अपन को भूख लगती है, तो अपन सीधे मेस में जाते हैं, किचन में जाते हैं, घर पे जाते हैं, बैठ के खाना खा लेते हैं। बेचारे पौधे भी जिंदा है, पौधों को भी भूख लगेगी नहीं लगेगी? पौधों को भूख लगेगी। अपन खाना कह देते हैं, पौधों का खाना है उसको पोषक तत्व कहते हैं। कल की क्लास में बातचीत करी थी कि नहीं करी थी? पौधों का जो खाना है उसको पोषक तत्व कहते हैं। तो पौधों को पोषक तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने का काम कौन करती है? मृदा करती है। कल की क्लास पढ़ा था कि मृदा पोषक तत्वों का एक थैला है। कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? अरे कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? वीतन। याद है कि नहीं? भूल गए? पढ़ते कि नहीं पढ़ते जानेवान में? तो वीतन ने कहा था मृदा पोषक तत्वों का थैला है, सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बिन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसके साथ ही पौधे की जड़ें, पौधा जिंदा है, शोषण करेगा कि नहीं करेगा? तो पौधा शोषण करता है तो बताओ कौन सी गैस ग्रहण करता है? CO2। तो क्या करेगा? CO2 करेगा कि ऑक्सीजन करेगा? पौधा है वो शोषण के अंदर क्या ग्रहण करता है? CO2 ग्रहण करता है। छोड़ता कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। कौन सी छोड़ता है? ऑक्सीजन। लेकिन मुझे ऐसे डाउट है, मुझे ऐसे लगता है पौधा शोषण में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। मुझे ये बताओ, आपको ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहीं पे पूछ लिया जाए कि मनुष्य नाक से कौन सी गैस ग्रहण करता है? अपन कौन सी गैस ग्रहण करते हैं नाक से? कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। अगर दोस्तों ऐसा होता, अगर मनुष्य नाक से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता तो आपको 2020-21 में लॉकडाउन लग गया था। क्या लग गया था? लॉकडाउन। दूसरे लॉकडाउन के अंदर आपको पता हो तो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए थे। गैस की सिलेंडर की टंकी के 50,000, लाख, 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, लेकिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। उस समय आप लोग फ्री बैठे थे कि नहीं बैठे थे? एक सिलेंडर ले लेते और खूब सारी पाइपें लगा लेते, नाक से ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन अंदर लेकर मुंह से वापस निकाल के टंकी भर देते कि नहीं भर देते? दिन की अगर एक टंकी भरते और 1 लाख रुपए बना लेते तो पर डे की लाख रुपए इनकम हो जाती कि नहीं हो जाती? अगर 2 महीने में से काम होता तो आज आपके अकाउंट में 50-60 लाख रुपए होते कि नहीं होते? अरे होते कि नहीं होते? और अपन भाई अपने ये नॉर्मल सी बात करें, अपने परिवार में कोई मर रहा है तो अगर ऐसा होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो अपन क्या करते कि अपन ऑक्सीजन लेते, को पाइप लगा कर उसको ऑक्सीजन दे देते, भाई थोड़ा बहुत जिंदा तो रहे कम से कम, मरने थोड़ी देते हैं अपने को अपन। और सेकंड बात करूं, अगर अपन ऑक्सीजन लेते हैं, कभी सिगरेट पी, सिगरेट बीड़ी वगैरह पी कि नहीं पी? अरे पी कि नहीं पी? नहीं पी होगी। बस आप सीधे साधे सिंपल एग्रीकल्चर वाले सिंपल ही होते हैं, बीड़ी सिगरेट से दूर रहते हैं। लेकिन कभी बाई चांस किसी बुढ़े आदमी के पास बैठ गए होंगे, एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट वालों के पास बैठ गए होंगे, उन्हें बीड़ी पी और बाहर धुएं निकाली, तो आपकी नाक से आपके शरीर में धुएं जाती कि नहीं जाती? आप लोगों को सुगंध आती कि नहीं आती? अगर ऐसा होता कि मनुष्य केवल ऑक्सीजन ही गैस ग्रहण करता तो अपन को सुगंध या दुर्गंध आती क्या कभी? अरे नाक में अपने फिल्टर लगाया क्या? फिल्टर लगाया गया कि केवल ऑक्सीजन ही अंदर जाएगी, बाकी कैसे बाहर ही रहेगी? अरे ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो अपन कभी धुएं, धुएं तो क्या CO2 होती कि नहीं होती? तो CO2 कभी अंदर जाती क्या अपने? नहीं जाती। भाई अगर ऐसा होता है कि अपन केवल ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं नाक से, इसका मतलब तो केवल ऑक्सीजन अंदर जाती, इसका मतलब मनुष्य सारी गैस ग्रहण करता है नाक से। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, मैंने पूछा था मनुष्य नाक से कौन सी गैस ग्रहण करता है? तो दोस्तों मनुष्य नाक से तो क्या करता है? सारी गैसें ग्रहण करता है। लेकिन इसके जो फेफड़े हैं ना, इन फेफड़ों तक तो सारी गैसें जाती है, लेकिन फेफड़ों के बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो वायु कुपिकाएं लगी होती है, इन वायु कुपिकाओं से जो रक्त के अंदर जा रही है आगे, आगे के लिए ऑक्सीजन जाएगी। क्या जाएगी? अपन सारी गैसें ग्रहण करते हैं, फेफड़ों में सारी गैसें जाती है, लेकिन खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो केवल ऑक्सीजन को आगे ले जाएगी, बाकी गैसें फेफड़ों से वापस यहां से कहा जाएगी, बाहर आ जाएगी। और जहां पे आपके कोशिका के अंदर शोषण हो रहा होगा सेल के अंदर, ये वहां पे ले जाके अगर ऑक्सीजन को दे देगी, और शोषण के अंदर केवल और केवल कौन सी गैस भाग लेती है? तो मेरा क्वेश्चन ये होता कि मनुष्य शोषण में कौन सी गैस लेता है? तो कौन सी लेता? मेरा क्वेश्चन था मनुष्य नाक से कौन सी गैस ग्रहण करता है? सारी गैस ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? मुझे तो ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता? होता है ना? मेरे ख्याल से अपन ये पढ़ते हैं कि भाई जो H2 है प्लस CO2 है,
अगर यहाँ पे क्या है, अगर प्रकाश भी है और साथ साथ अगर बात करें क्लोरोफिल भी है, तो ये कह सकते हैं ये किस में बदल जाएगा, आपके ग्लूकोज के अंदर बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। इसको मेरे ख्याल से प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। श्वसन में उल्टा होता है, अपन खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, अपघटन होता है, और ये कह सकते हैं H2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगी, प्लस क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। इसको अपन लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो बताओ श्वसन और प्रकाश संश्लेषण अलग अलग है कि सेम ही है, अरे अलग अलग है कि सेम ही है, सेम है, सेम ही है ना। देखो प्रकाश में उल्टा है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करते हैं और छोड़ते कौन सी गैस है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करते हैं अपन, ग्रहण करते हैं, और निकालते कौन सी गैस है, दोनों अलग अलग है कि नहीं है। श्वसन का मतलब ही यही है कि आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होकर H2O CO2 का बनने क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। जबकि प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति H2O CO2 का ग्लूकोज में बनना था, CO2 का निकलना क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण। तो मेरा क्वेश्चन पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ये था कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ये वाला था, श्वसन वाला पूछा था ना। श्वसन के अंदर, अरे श्वसन चाहे पौधों में हो, चाहे आप में हो, चाहे मेरे में हो, चाहे गधों में हो, चाहे घोड़ों में हो, श्वसन का मतलब भी कौन सी गैस ग्रहण करना हो गया, ऑक्सीजन, और छोड़ना कौन सी गैस हो गया, CO2। इसका मतलब पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन, छोड़ेंगे कौन सी गैस, CO2। अगर मैं पूछता प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो कौन सी गैस ग्रहण करते, CO2, छोड़ते कौन सी गैस। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए पौधा क्या करता है, आपके CO2 ग्रहण करेगा, छोड़े कौन सी गैस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ता है, ये फिजियोलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है, गुणांक वगैरह बात करेंगे। दिन के समय ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है, कुछ आपके श्वसन में उपयोग हो जाती है, और दिन में तो वैसे ही खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही उसको, क्यों खाना बन रहा है, इसका अपघटन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। रात के समय पौधा भी क्या करता है, केवल श्वसन करता है, क्योंकि प्रकाश क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। कई बार सुना कि नहीं सुना बूढ़े बुढ़ोरे डोकरों से कि रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, भूत आ जाते हैं। अरे तो भूत होते हैं क्या, अरे होते कि नहीं होते, तो भूत है वो नहीं होते हैं। सर क्लास लेगिंग करिए, देखो देखिए एक बार कमेंट करो, देखिए बेटा सारे सारे क्लास प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। मोहम्मद अली जी एक बार देखिएगा, हो सकता है आपका नेट है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था। अजय कुमार जी गोचर करें, सर हमें फिर गलत पढ़ाया था। अरे बेटा गलत पढ़ाया या आपने गलत पढ़ाया, तभी तो आपको वापस कोचिंग करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आपने सही पढ़ा होता तो नौकरी लग जाते, या आपको कोचिंग करने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं पड़ती, मतलब तो वो सही पढ़ रहे हैं, मतलब है ना। अगर गलत पढ़ाया है तो सही पढ़ लेना है, मतलब है ना। चलो, तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे डोकरे कहते हैं रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाता है। ये भूत कैसे आता है, अब रात के समय ये बड़ा सारा पौधा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण होगा क्या, नहीं होगा। आप लोग भी यहाँ पे जाके सो गए, बेड के ऊपर लेट गए यहाँ पे, अब रात के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, लेकिन श्वसन तो होगा कि नहीं होगा। श्वसन 24/7 होता है। अगर अपने अंदर 2-4 मिनट भी श्वसन रुक जाएगा ना, तो अपने पास कितने लोग आ जाएंगे, 4 लोग। कंधे भी उठाए क्या कहेंगे, राम नाम सत्य। श्वसन 24 घंटे होता है, चाहे वो पौधे में, पौधे के अंदर अगर 5 मिनट भी श्वसन रुक जाता है ना किसी भाग में, तो पौधे का वो भाग सूख जाता है, क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो श्वसन तो 24/7 होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल, प्रकाश, H2O CO2 ये चारों उपस्थित होंगे तो ही होगा। श्वसन 24 घंटे होता है। तो पौधा रात के समय, पौधा भी क्या ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन, छोड़ कौन सी रहा है, CO2। अपन भी कौन सी गैस ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन, छोड़ कौन सी गैस रहे हैं, CO2। अब अपने से पौधा बड़ा है, तो पौधा ज्यादा अपने उसकी पौधे के आसपास की जो जगह वातावरण है, वायुमंडल, उसमें से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की, वहां पौधे के आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो अपन को सांस लेने में थोड़ी समस्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में श्वसन है, नाक के द्वारा, श्वसन में नाक के द्वारा ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो अपना सांस हांपने लग जाएगा, और अपन वहां से उठ के भाग जाएंगे, और कहेंगे रात को भूत आ गया, तार मेरा गला दबा दिया, मैं तो मरी जाता, और उठ के भाग गया नहीं। तो वो कोई भूत वूत नहीं आता है। रात के समय ये होता है, पौधे भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, अपन भी ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, इसलिए घर वाले कहते हैं कि पौधों से रात को दूर सोना चाहिए। क्या सोना चाहिए, दूर सोना चाहिए, कि पौधे के आसपास ऑक्सीजन की क्या कमी हो जाती है, जिसके कारण अपन को सांस लेने में समस्या होती है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है वो नहीं मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, पहाड़ के ऊपर जाते हैं, तो अपना सांस थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं अपन, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं ऑक्सीजन क्या होती है, कम, तो अपन को सांस लेने की समस्या होती है पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। तब जितने ऊंचाई पर जाएंगे उतने ऑक्सीजन अपन को क्या चाहिए होती है, ज्यादा, फटाफट लेते हैं, क्योंकि अपन गैस को अंदर लिया तो उसमें ऑक्सीजन कम है, तो फटाफट ऑक्सीजन वो गैस लेंगे, फटाफट बाहर निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई होनी चाहिए। तो कहने का मतलब अपन श्वसन की बात कर रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो आधी सोल साइंस समझ में आ गई आपकी, कितनी आ गई,
आधी सोल साइंस समझ में, आधे कॉन्सेप्ट आपके यहीं पे क्लियर हो गए। अगर आपको इतने दिन लगता था कि पौधे श्वसन में CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन अगर आप छोड़ते हैं, तो ये कह सकते हैं आपने आज तक सोल साइंस गलती पढ़ी है। क्या पढ़ी है भाई? गलती पढ़ी है। अगर अपन पौधों की बात करें, किसकी बात करें? पौधों की बात करें, तो पौधे के अंदर क्लोरोफिल केवल और केवल पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अब देखो श्वसन तो टहनी में भी होगा, श्वसन तने में भी होगा, श्वसन जड़ों में भी होगा कि नहीं होगा? और श्वसन के अंदर पौधा कौन सी गैस ग्रहण करेगा? ऑक्सीजन। और छोड़ेगा कौन सी गैस? CO2। कौन छोड़ेगा? तो ऑक्सीजन तो ग्रहण करेगा और CO2 क्या करेगा? छोड़ेगा। अगर ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो मृदा में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। यही कारण है कि वायुमंडल से मृदा के अंदर ऑक्सीजन क्या पाई जाती है? कम। और ये छोड़ कौन सी गैस रहे? CO2। यही कारण है कि मृदा में वायुमंडल से हमेशा CO2 क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि जड़ों में नहीं तो यहाँ पे प्रकाश सारा लाइट होती है क्या मिट्टी के अंदर? है नहीं है। क्या जड़ों में क्लोरोफिल है क्या? नहीं है। लेकिन श्वसन होगा कि नहीं होगा? तो ये कर सकते हैं पौधे की जड़ें श्वसन करेगी। क्या करेगी? श्वसन में कौन सी गैस चाहिए होगी? ऑक्सीजन। तो श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन गैस प्रदान करने का काम है, ये भी कौन करता है भाई? मृदा करती है। कौन करती है? मृदा करती है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बार बार अपन याद दिलाऊंगा। मैं बार बार इतना ही कहूंगा कि पौधे ऑक्सीजन श्वसन के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते कौन सी गैस है? जबकि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? CO2। छोड़ते कौन सी है? ऑक्सीजन। क्योंकि मैंने शब्द उपयोग लिया श्वसन, और जड़ों में प्रकाश होने की संभावना ही नहीं है। नहीं तो यहाँ पे क्लोरोफिल है और नहीं यहाँ पे लाइट है। इसका मतलब जड़े हमेशा कौन सी गैस लेगी? ऑक्सीजन। और छोड़ेगी कौन सी गैस? CO2। याद हो गया क्या? इसका मतलब ये कर सकते हैं पौधे की जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस प्रदान करने का काम है, वो भी कौन करेगा? मृदा करेगा। इसके अलावा मिट्टी के अंदर ऊनरे, हाबुड़े ये भी पाए जाते कि नहीं पाए जाते? बिल बना के ये कीड़े मकोड़े मिट्टी के अंदर रहते हैं, और जहां रहते हैं उसी को घर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मतलब ऊनरेर हाबुड़ेर है, ये मिट्टी के अंदर रहते हैं। तो बताओ मर्दा घर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उनका? तो ये कर सकते हैं मर्दा है, ये सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए आवास भी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आवास। आवास का हैबिटेट, घर प्रदान करने का काम है, वो भी करता है। तो मर्दा की आपको परिभाषा लिखाने वाला हूं कि मर्दा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जो खनिज व कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, तथा पौधों को यांत्रिक सहारा, जल, पोषक तत्व व जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है, तथा साथ ही साथ मृदा सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए आवास प्रदान करती है। ये तो परिभाषा होगी। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अपने कितने क्वेश्चन पूछाएंगे। पहला क्वेश्चन, मृदा होती है प्राकृतिक पिंड की कृत्रिम पिंड? प्राकृतिक पिंड। दूसरा, मृदा होती है 1D 2D 3D 4D 3D, जबकि खेत कैसा होता है? 2D होता है। नेक्स्ट बात करें, मृदा किस किस से मिलकर बनी होती है? खनिज और कार्बनिक पदार्थ। पत्थर के टुकड़े खनिज, खाद के कण कार्बनिक पदार्थ। इसके साथ ही अगला जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पौधा श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करता है? ऑक्सीजन। याद रह जाएगा क्या? ये बार बार अपन बात करेंगे। यही कारण है कि अपन आगे बहुत सारे पोषक तत्व है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो केवल और केवल ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करेंगे? ऑक्सीजन। और जड़ों के अंदर हमेशा श्वसन होता है, इसलिए जड़ें हमेशा कौन सी गैस ग्रहण करती है? ऑक्सीजन। और छोड़ती कौन सी गैस है? CO2 गैस। बताओ याद रह जाएगा क्या? और यही कारण आपको कई बार पूछ लिया जाता है, गेहूं के खेत से कौन सी गैस निकलती है? चने के खेत से कौन सी गैस निकलती है? बताओ कौन सी गैस निकलती है गेहूं के खेत से? CO2 गैस। सारे ही पौधे, कोई सा भी पौधा हो, कोई सी फसल आ जाए। एक धान के खेत में अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे, जो सूक्ष्म जीव पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि धान के खेत में धान का पौधा CO2 वो मेथेन गैस नहीं निकालता है, ये खाद के गठन से निकलते। आगे पढ़ेंगे, गोबर गैस का भी नाम सुना होगा। धान के खेत में, चावल के खेत में CO2 से ज्यादा मेथेन गैस निकलती है। और धान के अलावा कोई सा पौधा देके बोलिया जाए ना कि बताओ ये फसल है, ये फसल खेत में से कौन सी गैस को आपके निष्कासित करेगी? तो सारी CO2 निकालती है। कौन सी निकालती है? क्योंकि सारी पौधे की जड़ें श्वसन करेगी, तो कौन सी गैस निकले? CO2। तो मृदा में से वायुमंडल में कौन सी गैस आएगी? CO2। याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा? तो मेरे ख्याल से अपन लिख लेना चाहिए कि नहीं लिख लेना चाहिए? लिख लेना चाहिए। तो नेक्स्ट एरो करके लिखिएगा, नई लाइन से, नई लाइन से नया तीर लगा के लिखिएगा। ये प्रदीप जी क्या करे सर? मरते तो नहीं बेटा, मरते नहीं हो, भूत ही आते हैं केवल। मैंने मरने के लिए थोड़ी कहा, मैंने कहा भूत आ जाते हैं, सांस लेने में समस्या हो जाती है, मतलब है ना। ठीक है, लिखिएगा, फर्स्ट एरो करके लिखिएगा, तीर चला के। मृदा एक त्रिविमीय, मृदा एक त्रिविमीय, ब्रैकेट में लिखिएगा 3D। मृदा एक त्रिविमीय, मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है।
जो खनिज व कार्बनिक पदार्थ मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक त्रिविमीय पिंड है जो खनिज व कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, जो खनिज व कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है या बनी होती है, खनिज व कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। वापस रिपीट कर रहा हूं शुरू से। मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जो खनिज व कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी होती है तथा पौधों को बनी होती है तथा पौधों को यांत्रिक सहारा कोमा जल कोमा पोषक तत्व, सामने लिखा है यांत्रिक सहारा, जल, पोषक तत्व तथा यांत्रिक सहारा, जल, पोषक तत्व व जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है तथा जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है तथा साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है तथा साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है तथा साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है तथा साथ ही साथ मृदा सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए तथा साथ ही साथ मृदा सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए आवास प्रदान करती है, सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए आवास प्रदान करती है। नोट NOT इन नोट करके लिखिएगा। खेत आगे लिख लीजिएगा, खेत 2D। नोट में फर्स्ट एरो करके लिखिएगा खेत 2D, द्विविमीय, 2 डायमेंशनल। खेत 2D लिखा। नेक्स्ट लिखिएगा मृदा, नेक्स्ट लिखिएगा एरो करके मृदा त्रिविमीय होती है, मृदा त्रिविमीय होती है अर्थात मृदा त्रिविमीय होती है अर्थात मृदा त्रिविमीय होती है अर्थात मृदा की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, अर्थात मृदा की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई होती है, मृदा की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई होती है। सोल इज ए 3 डायमेंशनल बिकॉज इट हैव लेंथ विड्थ हाइट, है ना। इंग्लिश मीडियम से हो तुम? इंग्लिश मीडियम से नहीं, इंग्लिश लिखने का ज्यादा शौक है, तो इंग्लिश मीडियम का बेच स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले बैठोगे हिंदी में बैठोगे? सर पता ही नहीं है, कहने का मतलब सड़क पे तो आगे पता नहीं है मंजिल तक जाना है कि नहीं जाना है, मतलब इतनी ज्यादा हिंदी नहीं आती। यूं प्राकृतिक पिंड लिखना जरूरी है, नेचुरल बॉडी नहीं आता भाई, प्राकृतिक पिंड तो प्राकृतिक पिंड ही होता है, सही नहीं है। चल नेक्स्ट देखो, यहां तक अपन लोग बातचीत कर चुके हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे। देखो मृदा का स्टडी है ना वो 2 तरीके से करते हैं, यानी कहने का मतलब मृदा की नॉर्मली 2 ब्रांच पढ़ते हैं अपन। एक तो पढ़ते हैं पेडोलॉजी, क्या पढ़ते हैं? पेडोलॉजी। और एक कौन सी पढ़ते हैं? इडेपोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये मैंने लिख दिया पेडोलॉजी। पेडोलॉजी को हिंदी में भी अपन क्या लिखते हैं? पेडोलॉजी। क्या लिखेंगे? पेडोलॉजी। और मृदा का एक अध्ययन करते हैं इडेपोलॉजी के अंदर। किसमें करते हैं? इडेपोलॉजी में। यानी मृदा की एक तरीके से 2 ब्रांच होती है। कितनी ब्रांच होती है? मेनली 2 ब्रांच होती है। इडेपोलॉजी, इडेपोलॉजी को अपन लोग क्या लिखेंगे? इडेपोलॉजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इडेपोलॉजी। लेकिन दोस्तों अगर प्योर हिंदी के अंदर बात करें तो प्योर हिंदी के अंदर ये जो अपने पास इडेपोलॉजी, इसको कहते हैं मृदा शास्त्र। क्या कहते हैं? मृदा शास्त्र। मेरे ख्याल से इतना हिंदी अपन को याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर हिंदी में भी आएगा प्लस इंग्लिश में भी आएगा। बाय चांस मृदा शास्त्र लिखा हुआ मिल गया तो आपको इस तरफ हिंदी में, इस तरफ इंग्लिश में। और ये बताओ क्या लिखा हुआ, पढ़ के सुनाओ देखिए इंग्लिश में। इडेपोलॉजी। बीएससी पास करके आए तो इतना तो पढ़ लोगे ही नहीं पढ़ लोगे कि इडेपोलॉजी लिखा हुआ है। तो एक तो पेडोलॉजी होती है, एक कौन सी होती है? एडेपोलॉजी। देखो कल भी मैंने आपको क्लास के अंदर कहा था, मैंने कहा नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। लेकिन अपने एग्रीकल्चर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अपने को ये शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। और कल ही मैंने आपको कहा था, मैंने कहा जिस शब्द के अंदर वाई लग जाता है
हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉरी पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी के साथ ही एनिमल हस्बेंड्री, दोनों की स्पेलिंग में वही आ रहा है, क्या आ रहा है, वही आ रहा है। तो अगर मैं पोमोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री को छोड़ दूं तो इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिनकी स्पेलिंग के अंदर कहीं पर भी वही आ रहा है, वो सारे के सारे ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं। कौन से लैंग्वेज के होते हैं? ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं। तो बताओ दोनों के अंदर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ कौन सी लैंग्वेज के हो जाएंगे? दोनों ही आपके ग्रीक लैंग्वेज को हो जाएंगे। तो अपन को एग्जाम पूछ जाता है कि पेडोलॉजी है, ये कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो कौन सा शब्द है? पेडोन, प्लस एक शब्द कौन सा है? लॉगस। कौन सा शब्द है? लॉगस। अगर दोस्तों पेडोन की बात करें, पेडोन का मतलब होता है सोइल। क्या होता है? सोइल। और लॉगस मीन्स क्या होता है? स्टेडी। सोइल को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ देखिए मुझे? मृदा। स्टेडी को क्या कह देंगे? अध्ययन। मृदा का अध्ययन करने क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। उसी तरीके से दोस्तों बात करें इडेपोलॉजी की, बात करें किसकी बात करें? इडेपोलॉजी की। तो ये भी कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? ग्रीक भाषा का हो जाएगा। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का हो जाएगा। और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो कौन सा शब्द है? इडेपास, प्लस सेकंड कौन सा है? लॉगस। इडेपोज मीन्स क्या होता है? सॉइल। और ये कह सकते हैं लॉगस मीन्स क्या हो जाएगा? स्टेडी। यानी मृदा का अध्ययन करने क्या कहलाता है? इडेपोलॉजी। और मृदा का अध्ययन करने क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा विज्ञान की शाखा है तो मृदा का अध्ययन करेंगे। ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे? मान लो ये भी डब्ल्यू का बैच है, ये भी डब्ल्यू का बैच है, तो दोनों में सेम ही पढ़ाएंगे कि अलग अलग पढ़ाएंगे? सेम ही पढ़ाएंगे। तो कहने मतलब दोनों ही मृदा विज्ञान की शाखा है, इसका मतलब दोनों के अंदर अपन मृदा की क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब यहां से अपने पास 4 क्वेश्चन बन गए। कितने क्वेश्चन बन गए? 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पेडोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और दूसरा क्वेश्चन, पेडोलॉजी ग्रीक भाषा है, कौन से शब्द से मिलकर बना है? पैडोन से। किससे मिलकर बना है? कल भी मैंने कहा था ये किसी भी सब्जेक्ट मतलब आपको पूछे नहीं जाते हैं। मतलब ये इनका मीन्स है। इडेपोस का मतलब सोइल होता है, लोगस का मतलब स्टेडी होता है। कभी भी याद नहीं करना है। ना आज तक पूछे गए किसी भी सब्जेक्ट में इनका मतलब, और न कभी एग्जाम के अंदर पूछ जाएगा। एग्रीकल्चर एगर प्लस कल्चरा से मिलकर बना है। तो एगर का मतलब क्या है? कल्चरा का मतलब क्या है? ये आपको एग्जाम में न कभी पूछा गया है और न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कभी पूछा जाएगा। इसका मतलब याद ही नहीं करना। तो 2 क्वेश्चन तो ये बन गए। इधर अपन 2 क्वेश्चन की अगर अपन बातचीत करें तो एक क्वेश्चन तो बन गया कि इडेपोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और दूसरा बन जाएगा इडेपोलॉजी ग्रीक भाषा कौन शब्द से मिलकर बना है? इडेपोस। तो 2 और 2 4 क्वेश्चन अपने पास बन गए। अब बात करें दोनों में मृदा का अध्ययन करते हैं, लेकिन दोनों में कोई ना कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? जब केवल और केवल मृदा का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का अध्ययन करते हैं, तो वो तो क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। और अगर दोस्तों मृदा का जो संबंध है किसके साथ देख लिया जाए? पादप के साथ देख लिया जाए, या पौधे के साथ देख लिया जाए, या फसल के साथ देख लिया जाए। तीनों शब्द देखिए मेरे ख्याल से, फसल, पौधा, पादप, यानी मृदा का पौधे के संबंध में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इडेपोलॉजी कहलाता है। इन भाई साहब को पूछूं मैं, कहां का रहने वालों, क्या नाम है, 10th कहां से करी, 12th कहां से करी, आगे क्या विचार है, खाना कहां खाते हो, कहां रहते हो? इसका मतलब क्लास में किसी के साथ संबंध देखा क्या? नहीं देखा। इसकी पर्सनल बातें। तो अगर पर्सनल बात कर रहे हैं, केवल मृदा की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी ब्रांच हो जाएगी? पेडोलॉजी। लेकिन इनको बोलूं क्या क्लास में और भी आपके कोई दोस्त वगैरह है क्या? आपके गांव से भी कोई है क्या? तो क्लास में संबंध देख लिया कि नहीं देख लिया? तो रिलेशन देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? इडेपोलॉजी। मैं आपके पास परिभाषा लेके आऊंगा। कुछ परिभाषा ऐसी पूछी गई है आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेडोलॉजी की परिभाषा है कि इडेपोलॉजी की परिभाषा है। प्रीपीजी 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, पता ही नहीं चल रहा कि परिभाषा पेडोलॉजी की है कि इडेपोलॉजी की है, कि ये कहते हैं जियोलॉजी की है कि एग्रोनॉमी की परिभाषा है। ये ऑप्शन थे, पता ही नहीं लग रहा था कि परिभाषा है किसकी। आपको तो इतना ही याद रखना है, परिभाषा के अंदर मृदा शब्द आ जाए। क्या जाए? मृदा। इसका मतलब मृदा विज्ञान की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? मृदा विज्ञान में आपको 2 ऑप्शन मिल सकते हैं, एक पेडोलॉजी और एक इडेपोलॉजी। अगर मृदा शब्द आ गया तो पेडोलॉजी ऑप्शन हो सकता है, या फिर दोनों में से एक सही होगा। अगर पूरी परिभाषा के अंदर केवल और केवल आपको मृदा शब्द मिले, पौधा, पादप, फसल शब्द नहीं मिले, मतलब किसकी परिभाषा है? आपके पेडोलॉजी। और मृदा के साथ पूरी परिभाषा 4 लाइन की हो, 5 की हो, 10 लाइन की हो, अगर पौधा, पादप, फसल शब्द मिल जाए तो किसकी परिभाषा हो जाएगी? याद रह जाएगा क्या? हजारों परिभाषाएं बनती है। कॉमन परिभाषा तो नॉर्मली पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे, लेकिन एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है? जैसे आप बुझाए मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? किसमें करेंगे? पेडोलॉजी में। उसी प्रकार पूछ लिया जाए कि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का अध्ययन पौधे की वृद्धि के संबंध में करना क्या कहलाएगा? पौधा शब्द आ गया कि नहीं आ गया? मृदा पीएच का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी। मृदा पीएच का पौधे के उत्पादन पर प्रभाव, इडेपोलॉजी हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर पौधा, पादप शब्द आ जाए तो इडेपोलॉजी, पादप शब्द नहीं है तो
पेडोलॉजी हो जाएगा। मृदा के भौतिक गुणों का अध्ययन किसमें करते हैं? पेडोलॉजी में। मृदा के भौतिक गुणों का पौधे के उत्पादन के संबंध में, पौधा शब्द आ गया ना, पौधा पादप फसल शब्द आते हैं, किसकी हो जाएगी? इडेपोलॉजी। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो कहने का मतलब मृदा, जैसे मिट्टी के बारे में अपन सोचते हैं, बाहर निकलते दिमाग में ये आता है कि अरे मृदा कैसे बनती होगी, तो मृदा कैसे बनती है? पौधों की बात करी थी क्या अपन ने? नहीं करी। पौधों का नाम आ रहा है कहीं पे? मृदा कैसे बनी? तो कहते पहाड़ है वो टूटेंगे मृदा बन जाएगी। इसका मतलब मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन किसमें किया जाएगा? आपकी पेडोलॉजी में। आप घर से आए तब देखा आपके वहां पे अलग ही प्रकार की मृदा थी, यहाँ पे अलग ही प्रकार की मृदा थी, घूमने गए वहां पे अलग ही प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिली, तो दिमाग में आया कि अरे मिट्टी कितने प्रकार की होती होगी, तो मृदा कितने प्रकार की होती है? 8 की है, 5 की है, पौधों से को लेने देना है क्या? नहीं भाई, 8 प्रकार की। आईसीआर के अनुसार भारतीय मृदा 8 प्रकार की होती है, तो पौधों से को संबंध देखा क्या अपन ने? नहीं देखा। इसका मतलब मृदा कितने प्रकार की होती है उसके वर्गीकरण का अध्ययन है, वो भी किसमें करेंगे अपन? पेडोलॉजी में करेंगे। आगे बात करें, मृदा है भाई जितनी प्रकार की है, लेकिन मृदा के गुणों की बात करें, जैसे मान लो उदयपुर में आपके लाल लोमी मृदा है, लाल दोमट मृदा है, तो इसकी अपन बात करें, यार इसका पीएच कितना होगा, इसमें नाइट्रोजन कितना होगा, इसके अंदर नमक की मात्रा कितनी है, इसमें सूक्ष्म जीव कितने है? तो पौधों की बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। इसका मतलब मृदा के गुणों का अध्ययन, गुणों का मतलब इनका वर्गीकरण करके इनका एक एक मृदा का वर्णन करेंगे अपन। क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। पहले बनी कैसे है, फिर होती कितने प्रकार की है, और फिर वर्णन करेंगे कि किसके भौतिक गुण कैसे हैं, किसकी संरचना कैसी है, कणाकार कैसा है, रंग कैसा है, कौन से पोषक तत्व ज्यादा है, कौन से कम है, पीएच कितना है, इसी कितना है। तो पौधे से को लेने देना ही नहीं है। मतलब मैं कहूं कि भाई तेरे में कितना वजन है, क्या खाना खाया, आप लोगों को संबंध देख रहा हूं क्या? नहीं देख रहा। इसका मतलब एक है कैसे, इसके लक्षण कैसे हैं, मृदा के लक्षणों का अध्ययन किसमें करते हैं? पेडोलॉजी में। याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? यहां तक एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ जाएगा तो कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अरे कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे मेरे ख्याल से। तो अपने को लिख लेना चाहिए कि नहीं लिख लेना चाहिए? लिख लेना चाहिए। मुझे बताओ, ये आपको इसको ओब्लिक करके एक साथ लिखाऊं या फिर अलग अलग लिखोगे? ओब्लिक करके। तो एक साइड के अंदर लिखिएगा पेडोलॉजी, एक साइड में लिखिएगा इडेफोलॉजी। हेडिंग डाल दीजिएगा पेडोलॉजी एंड इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी इडेपोलॉजी हेडिंग डाल दीजिएगा, और बीच में आपको क्या बना लेनी है? ऐसे लाइन बना लेनी है। देखो मेरे तो लाइन ऊपर नीचे हो रही है, आपको सीधी लाइन बना लेनी है, एक तरफ पेडोलॉजी और एक तरफ इडेपोलॉजी। और जैसे पेडोलॉजी इडेपोलॉजी आप लोग लिख लेते हैं, उसके बाद में देखो यहाँ पे ये लक्ष्मण रेखा चल रही है, आपको दिखाई दे रही है क्या लक्ष्मण रेखा सबको? इस लक्ष्मण रेखा तक है जैसे का जैसे आप लोग क्या कर लेंगे, इसको उतार लेंगे, छाप लेंगे, छाया चित्र बना लेंगे। पेडोलॉजी एरो करके, ग्रीक पेडोन लोगस, इडेपोलॉजी ग्रीक इडेपोस प्लस लोगस, यहां तक एज इट इज आप लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, उतार लेंगे, इसका छाया चित्र बना लेंगे। क्या बना लेंगे? छाया चित्र बना लेंगे। तो बनाओ, लिखो, देखिए इसके बारे में एक बार। आपकी मंडे से वो क्लास जो बढ़ जाएगी, मतलब है ना, अभी 2 क्लास आ रही होगी अभी तो, पहले क्लास मेरी और एक वो जीके वाले सर की आती होगी ना, बढ़ जाएगी धीरे धीरे। सर मृदा के जन्म, निर्माण, वितरण का अध्ययन पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय से करना एडोपोलॉजी कहलाते हैं। बिल्कुल राजेश जी सही बता रहे हैं, मतलब पढ़े लिखे हो, आपको आ रहा है, मतलब है ना। चल लिख लिया यहां तक। ये जैसे आप लोग छाप लेते हैं, तीर चलाएंगे। क्या चलाएंगे? तीर। और ये कह सकते हैं पेडोलॉजी की साइड में पहला तीर चला के लिखना है। पहले लक्ष्मण रेखा बनी है, वहां तक लिखना है। उसके बाद में क्या करेंगे? पेडोलॉजी की साइड में तीर चला के लिखेंगे। ये लिखो, क्या आता? मर्दा है तो पेडोलॉजी, मर्दा और पादप शब्द आ गया तो इडेपोलॉजी है, मतलब है ना। अलग अलग तरीके से परिभाषा बनती है, मेन कॉन्सेप्ट इतना याद रखना है आप लोगों को, है ना। तीर चला के लिखिएगा। आप लोगों को जिनको 2-3 दिन आए हो गए, पढ़ाई शुरू कर दी कि उदयपुर में इधर उधर घूम ही रहे हो भी? है भाई, पढ़ना शुरू कर दिया? फिर ठीक है। लिखिएगा, पेडोलॉजी में लिखिएगा मृदा की उत्पत्ति, मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण व वर्णन। मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण व वर्णन का अध्ययन करना। मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण व वर्णन का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है।
पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखिएगा, लाल शंकर कटारा, सर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सोइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के पापा एक ही बेटा ना, विनोग्राडस की साहब को कहते हैं ना, विनोग्राडस की साहब को फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लिखेंगे सारे पापा, लिखूंगा कल की क्लास के ना एक एक करके। लिख लिया यहां तक, मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण व वर्णन का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखिएगा मृदा व पादप संबंध का अध्ययन करना। इडेपोलॉजी में लिखिएगा मृदा व पादप संबंध का अध्ययन करना, मृदा व पादप संबंध का अध्ययन करना मतलब मृदा है, पौधे की वृद्धि, उसकी उपज, उसके पोषण में क्या प्रभाव डालती है, उसी को क्या कहेंगे अपन इडेपोलॉजी। कहने का अलग अलग मृदा, मान लो किसी मृदा में नाइट्रोजन ज्यादा है तो पौधे को नाइट्रोजन क्या मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा, किसी में कम मिल जाएगा। मृदा के अंदर अगर हाइब्रिड ज्यादा है तो ये कह सकते हैं पौधों की वृद्धि लाभदायक है, तो पौधों की वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, हानिकारक तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल मेरे ख्याल से इतना पढ़ लिया होगा। अब देखो सबका मानना अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। अपने को पूछ जाता है कि आपके पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या होती है, तो बारी होती है जैसे हो सकता है कि पापा के दो बेटे हैं, एक बेटे है बड़ा वाला है, उसको पापा जो भी कहते हैं, यानी पापा को जो भी कहता है पापा तुरंत मान लेते हैं, कुछ भी नहीं कहते। कहीं घूमने जाना है, कोचिंग जाने का मन नहीं है, ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे उसको पैसे चाहिए, पापा तुरंत उसके लिए देते हैं, तो बड़े बेटे के लिए पापा अच्छे हो जाएंगे। छोटे बेटा है वो 1000 रुपए मांगते हैं, पापा 10 रुपए देते हैं, 10 रुपए मांगता है तब ये कह सकते हैं पापा 1 रुपए देता है। ठीक है, तो कुल मिला कह सकते हैं उसके लिए पापा खराब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, किसी के लिए खराब हो सकते हैं, तो सबका मानना अलग अलग। मैं आपको पूछूंगा आपकी मम्मी अच्छी है कि पापा अच्छे हैं, किसी के अनुसार मम्मी अच्छी होगी, किसी के अनुसार पापा अच्छे होंगे, तो इनके अनुसार भी मर्दा का मानना है। भाई दोनों मर्दा वैज्ञानिक शाखा है, तो किसके अनुसार मर्दा क्या है। पेडोलॉजी को पूछा गया कि तू बता तेरे अनुसार मिट्टी क्या है, मर्दा क्या है, तो पेडोलॉजी ने क्या कहा कि मेरे अंदर तो मर्दा के निर्माण मतलब मर्दा के उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, और मर्दा का उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से होता है, कृत्रिम रूप से होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। तो पेडोलॉजी ने कहा कि मेरे अंदर तो मर्दा के बनने का अध्ययन करते हैं, और मर्दा का जो निर्माण है उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से होता है, इसलिए मेरे अनुसार तो मर्दा वो प्राकृतिक पिंड है। कौन सा पिंड है भाई, प्राकृतिक पिंड है। यानी प्राकृतिक पिंड को अंग्रेजी में कहे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल बॉडी हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में सीधा पूछ जाएगा पेडोलॉजी के अनुसार मर्दा क्या होता है, जीवित पिंड, प्राकृतिक आवास और कृत्रिम पिंड। तो कौन सा जाएगा, प्राकृतिक। याद रह जाएगा क्या। बारी आती है इडेपोलॉजी की, इडेपोलॉजी तू बता तेरे अनुसार पापा मतलब सोइल क्या है, मिट्टी क्या है। तो इडेपोलॉजी कहती है पेडोलॉजी की तरफ इशारा करते, देख बहन, क्या कि देख बहन तेरे अनुसार मर्दा है वो क्या है, प्राकृतिक पिंड है, लेकिन मेरे अनुसार मर्दा प्राकृतिक पिंड नहीं है। मेरे अंदर मर्दा के निर्माण का अध्ययन है वो नहीं किया जाता। मेरे अंदर तो मर्दा का अध्ययन किसके संबंध में करते हैं, पौधे के संबंध में करते हैं। और अगर मैं मेरे नजरिए से देखूं तो ये जो मिट्टी है ये पौधे की जड़ों को रहने के लिए घर प्रदान कर रही है। क्या प्रदान कर रही है भाई, जहां रहते हैं वहीं क्या है, घर है। तो ये कहते हैं पौधे की जड़ें हैं, तो पौधे की जड़ों को रहने के लिए क्या प्रदान कर रहा है, आवास हो गया कि नहीं होगा जड़ों के लिए, जहां रहते हैं तो जड़ों को रहने के लिए क्या प्रदान कर रही है, आवास। भाई पौधा और मर्दा, अपन पौधे को भी देखे और ये कह सकते हैं मर्दा को देखे तो मुझे सीधे ये दिखेगा कि भाई जड़ें हैं, ये मिट्टी के अंदर है, जड़ें हैं, इनको रहने के लिए मर्दा जगह प्रदान कर रही है। क्या प्रदान कर रही है, जगह प्रदान कर, जगह मतलब आवास प्रदान कर रही है। तो इडेपोलॉजी कहती है कि मेरे अंदर मर्दा और पौधे के संबंध का अध्ययन करते हैं, और ये जो पौधे हैं इसकी जड़ों को रहने के लिए क्या प्रदान कर रही है, मर्दा आवास प्रदान कर रही है। इसलिए मेरे अनुसार तो ये प्राकृतिक है कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, मिट्टी प्राकृतिक है ना, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक आवास। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आवास। तो इडेपोलॉजी के अनुसार मर्दा क्या हो जाएगा, नेचुरल हैबिटेट। क्या हो जाएगा, नेचुरल हैबिटेट। याद रह जाएगा क्या, ठीक है। तो आप को ये याद रख लेना है, या तो उल्टा पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मर्दा एक प्राकृतिक आवास है, तो इडेपोलॉजी हो जाएगा, या फिर उल्टा पूछ लिया जाएगा कि इडेपोलॉजी के अनुसार मर्दा क्या है, तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आवास। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं पेडोलॉजी के अंदर ये पहला तीर चला के लिखिएगा इसके अनुसार मृदा प्राकृतिक पिंड है, इसे अनुसार मृदा प्राकृतिक पिंड है। ये राजेश जी का एक क्वेश्चन है, बहुत सा क्वेश्चन बेटा बताएंगे ना आप लोगों को ना, भी एक बार लिखिएगा इसके अनुसार मर्दा प्राकृतिक पिंड नेचुरल बॉडी है। इसके अनुसार मर्दा प्राकृतिक, इसके मतलब पेडोलॉजी के अनुसार
इसके अनुसार मर्दा प्राकृतिक पिंड नेचुरल बॉडी है। अब इसके अनुसार डायरेक्ट लिखना नहीं, सीधा एडिपोलॉजी में लिख लीजिएगा। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आवास नेचुरल हैबिटेट। दोनों याद रखिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछा है कल की क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो अपन केवल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट। अब धीरे धीरे मैं जितनी बातें मेरे मुंह से निकल रही है ना, ये सारे किसी टॉपिक से जुड़ी हुई है। ये जो टॉपिक पढ़ेंगे आगे तब तक वापस काम में आएगी। ये क्या आएगी, काम में आएगी। कॉन्सेप्ट आपके इन्हीं से क्लियर होंगे, तो आपको याद रख लेना है। और मेरे क्या ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्माण प्राकृतिक पिंड, पौधे की जड़ों रहने के घर, तो क्या हो जाएगा, आवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवास हो जाएगा। अब राजेश जी पूछ रहे हैं कि सर ये पोमोलॉजी है, ये ग्रीक और लैटिन से मिलकर क्यों बना होता है। बेटा वही वाली बात है, पहले क्या कि छोरियां पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी। आजकल क्या कि एग्रीकल्चर वाली छोरियां नहीं पढ़ ली लिख ली। अब इन्होंने एक शब्द पढ़ लिया, इन्होंने एक शब्द पढ़ा नाइट्रोगेशन। क्या पढ़ा, नाइट्रोगेशन शब्द पढ़ा। ठीक है, इन्होंने एक शब्द पढ़ा फर्टिगेशन। क्या पढ़ा था, फर्टिगेशन पढ़ा। और कि नाइट्रोगेशन फर्टिगेशन कैसे पढ़ा, तो मार्च साहब ऐसे बताते हैं कि देखो नाइट्रो का मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। और एक हो जाएगा इरिगेशन। क्या हो जाएगा, इरिगेशन। यानी इरिगेशन सिंचाई जल के साथ नाइट्रोजन उर्वरक देना क्या कहलाता है, नाइट्रोगेशन। और ये कह सकते हैं फर्टिगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर प्लस क्या हो जाएगा, इरिगेशन। तो आपके एग्रीकल्चर वाले मार साहब ने इसे बताया कि देखो दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जा सकता है। देखो ये कर सकते हैं फर्टिलाइजर का क्या ले लिया, फर्टी, और इरिगेशन का क्या ले लिया, गेशन। और कौन सा शब्द बन गया, फर्टिगेशन। और ये जब से छोरियां पढ़ ली लिख ली, क्योंकि जब टाबर होते हैं तो नामकरण करने के लिए बुआ जी को, या कह सकते हैं छोटी बड़ी बहन है वो ज्यादा नाम रखती है, नहीं टाबर का नाम इसे रखेंगे। और आजकल नाम रखते हैं तो वैसे है कि नाम में पापा का नाम भी आना चाहिए और थोड़ा सा मम्मी का नाम भी आना चाहिए। उनको ऐसे पता लग गया कि दो नामों को मिला के भी क्या बनाया जा सकता है, नया नाम बन जाता है। तो कई बार ये कहते हैं नहीं, वो दो नामों को मिला के और फिर नाम डालते हैं कि बच्चे के नाम में मम्मी का नाम भी होना चाहिए और पापा का नाम भी होना चाहिए, तो मिक्स कर दिए। तो ये भी क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। कोई बेटा था उसने पोमोलॉजी दिया, तो वो आपके लैटिन भी जानता था, अग्री कि यार ये वाला सब थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो कहने का कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, हम जो पढ़ लिख लेते हैं ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, तो वही वाली बात है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये मम्मी वाला और पापा वाला कॉन्सेप्ट है। बेआदा नाम मम्मी का आ गया और पापा के आ गया, उसी तरीके से ये ग्रीक और लैटिन है, दोनों को नाम लेकर नाम ना दिया, हाँ ये नाम ठीक लग रहा है, अच्छा है, तो पोमोलॉजी नाम लिख दिया। अब पोमोलॉजी में पढ़ते हैं, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। अब फलों का पोमोलॉजी से लग थोड़ी रहा है नाम से कि पोमोलॉजी मतलब फल होता है, मतलब नहीं लग रहा, नाम रख दिया तो रख दिया। मतलब इसको मार्कर कहते हैं। एक बात सोचो, किसने इसका नाम मार्कर रखा होगा, मतलब एक बात सोचो, मार्कर, मार्कर, ये मार्कर क्या होता है, मतलब तो कहने रख दिया। अब मार्कर का नाम लेते हैं अपने 26 की बनती है मार्कर की, तो कहने मतलब रख दिया तो रख दिया, चलता आ रहा है ना। ठीक है सर, एओ का कोर्स ले रखा है लेकिन उसमें डब्ल्यू का ही सिलेबस करवा रहे। अरे बेटा जिस दिन कोई भी मास्टर पढ़ा रहा है सिलेबस लेके आएगा आपके सामने, वो सिलेबस दिखाएगा आपको पूरा, नो टेंशन रहो आप लोग। ए और डब्ल्यू दोनों का सिलेबस करवाएंगे ना, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आज तो नहीं पढ़ेंगे। शिक्षा आप सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।